हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रियांश और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स पीजे। सबसे पहले नंबर आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ये 6 फरवरी का जो है आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, कक्षा 12 के लिए हिंदी का पेपर है 6 फरवरी का। सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बारकोड दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा, कोड मिला लेना आप। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट करते रहते हैं कि सर हमें प्रूफ बताइए तब हम मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कोड है आपका और यहाँ से कोड मिला लेना और इस बार कोड को जो है स्कैन कर लेना। बाकी अब इससे ज़्यादा प्रूफ मैं नहीं बता सकता। आपके लिए पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे दिखा दिया है। देखिए कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है 6 फरवरी के दिन। तो देखिए अगर 6 फरवरी को आपको टॉप करना है, ठीक है, 6 फरवरी के दिन आपको देखिए जो है हिंदी में 80 में से 80 नंबर, जी हाँ, हिंदी में जो है 80 में से अगर 80 नंबर गेन करने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। ये वीडियो लगभग 1 से 2 घंटे की हो सकती है। तो देखिए आपको समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देखना है। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हिंदी विषय से संबंधित मैं आपको समझाते जाऊंगा, ताकि देखिए आप याद भी नहीं करेंगे पेपर को, समझेंगे बस, तो तब भी आप 80 में से 80 नंबर लेके आ जाएंगे। अब कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी। वो सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो पूरी ना देखूं, पीडीएफ देख करके अपना काम चला लूं, समय नहीं है। तो चलिए आपकी भी मैं हेल्प कर देता हूं। इसका पीडीएफ, जो पेपर का पीडीएफ है और जो पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ है, वो कैसे मिलेगा आपको, चलिए मैं ध्यान से आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले अपना मोबाइल ओपन करिएगा। मोबाइल ओपन करने के बाद देखिए इसमें गूगल में आपको सर्च करना है स्टडी नोट्स पीजे। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, STUDYNOTES पीजे। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करते हैं पहली वेबसाइट आपको देखेगी studynotespj.com। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आकर के यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिएगा आपको जॉब बाय क्वालिफिकेशन के एक सेक्शन जिसमें कि MP बोर्ड दिखेगा। MP बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। MP बोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा हमें चाहिए कक्षा 12। तो कक्षा 12 के सभी सेट नीचे दिए गए हैं। अभी मेरे पास सेट A आया है, इसलिए आपके लिए सेट A प्रोवाइड करा रहा हूँ हिंदी का। जैसे B आएगा तो B भी यहाँ पे नीले कलर का हो जाएगा, C भी नीले कलर का और D भी नीले कलर का। ठीक है, अभी सेट A देखने वाले, तो यहाँ पे हम सेट A पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पॉपअप आएगा, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देखिए पूरा पेपर डला हुआ है। अब जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो है आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको इस इमेज पे क्लिक करना है और सेव अस इमेज का ऑप्शन आएगा, तो इसको सेव कर लेना है। अब आपको चाहिए इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ। तो सॉल्यूशन के पीडीएफ के लिए हम नीचे स्क्रॉल करते आएंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो सबसे नीचे आना होगा आपको। ध्यान से देखिएगा, सबसे नीचे आप जैसे ही आएंगे पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, आप यहाँ से भी सॉल्यूशन देख सकते हैं और आपको वेबसाइट से नहीं देखना, ओनली पीडीएफ चाहिए है तो आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है। ठीक है, सबसे नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको हरे कलर का डाउनलोड का बटन। ठीक है, जैसे ही आप इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा छात्रों कुछ इस प्रकार से जो है ये सॉल्यूशन आपका आपके यहाँ पे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका होगा। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लगभग 1 घंटे तक बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी विषय को समझ लेते हैं, ताकि आपके जो है मार्क्स बिल्कुल भी ना कटें। ठीक है, संपूर्ण मार्क्स आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले नंबर, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा ये निर्देश आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो निर्देश आप रीड कर लेना। यहाँ पे देखिएगा कुछ ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे देखिए जो है सबसे पहले जैसे ही पेपर मिलता है तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भर देना होगा, जो भी आपका रोल नंबर रहता है, जैसे 28, 25, 28 ऐसे करके, और फिर आपको एक रोल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वो रोल नंबर आपको भर देना है। फिर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण निर्देश जो रहता है, इस पेपर पे कुछ भी आपको लिखना नहीं है। ठीक है, पेपर जैसे ही मिलेगा रोल नंबर डालने के बाद आपको ऐसे टिक नहीं लगा लेना है। ठीक है, टिक बिल्कुल भी मत लगाना, वरना आपके लिए यहाँ पे नुकसानदायक वो हो सकता है। आपसे जो है एग्जामिनर जो है वो पेपर भी यहाँ पे छीन सकता है। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा सही विकल्प के रूप में। सही विकल्प चुन करके लिखने थे हमें। टोटल 6 नंबर के जो है सही विकल्प हमसे पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न हमें दिया गया है, उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। तो उर्दू और फारसी की जो छंद शैली है वो आपकी रूबाई कहलाती है। ठीक है, रूबाई आपको भरना होगा। ये जो है ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रामर से लिया गया क्वेश्चन है और यहाँ पे उर्दू और फारसी की जो छंद शैली होती है, ठीक है, छंद होता है उसकी एक शैली होती है। ठीक है, छंद शैली जो होती है वो किस प्रकार की होती है, वो रूबाई होती है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कहानी का पहला तत्व कहलाता है। तो कहानी का पहला तत्व जो है हमेशा कथानक कहलाता है। ठीक है, कहानी का पहला तत्व क्या कहलाता है, कथानक। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे इसी में। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था। ठीक है, सिल्वर वेडिंग कहानी में जो नायक थे वो थे आपके यशोधर बापू। आपने ये
जो है कहानी ज़रूर पढ़ी होगी। यशोधर जो बापू हैं वो घर से चले जाते हैं, ठीक है। फिर वो आकर सोचते हैं कि हमें अच्छा यहाँ पे मिलेगा बर्ताव, लेकिन उनके दामाद और जो है उनके द्वारा उनके लिए एक अच्छा बर्ताव नहीं देखने के लिए मिलता, जिसके कारण वो यहाँ पे फिर से अपने रिटायरमेंट के बाद भी घर छोड़ के जाने की सोचने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यशोधर बापू की कहानी है, कौन सी, सिल्वर वेडिंग। नेक्स्ट है आपका भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, भक्तिन जो पाठ है वो झांसी से संबंधित है, ठीक है, पाठ के अनुसार। तो वो कहाँ की रहने वाली थी, झांसी की रहने वाली थी। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, आकाश में कौन उड़ रहे हैं। तो आकाश में देखिएगा जो है कौन उड़ रहे हैं, ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बगुला बनना है, ठीक है। क्या कौन उड़ रहे हैं, बगुले उड़ रहे हैं, ठीक है। ना ही कौवे, ना ही कबूतर, ना ही गिद्ध, आपकी जो कहानी है उसके अनुसार कौन उड़ रहे हैं आकाश में, बगुले उड़ रहे हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना आपकी पृथ्वीराज रासो हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, पृथ्वीराज रासो। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी थी। तो रिक्त स्थान में देखिएगा पहला दिया गया है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, मात्राओं मतलब की मात्रिक, ठीक है, मात्रिक छंद वो कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप भरिएगा मात्रिक छंद कहलाते हैं। इसके बाद देखिएगा इसी के आगे अपन आगे बढ़ेंगे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो देखिए ये क्या है, ये जो है लोकोक्ति है, क्या है, लोकोक्ति। तो इसमें आप लोकोक्ति भर देना। नेक्स्ट है आपका रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप। तो देखिए रवि में जो है यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, एकदम गलत है, रवि ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, रवि पूर्व से निकलता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा, सादल गेकर मास्टर खालिस्तान पढ़ाते थे। तो सादल गेकर मास्टर जो है वो यहाँ पे मराठी लैंग्वेज पढ़ाते थे, ठीक है। कौन सी पढ़ाते थे, मराठी। तो यहाँ पे आपको भरना होगा मराठी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा, 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से खालिस्तान पुरस्कार मिला था। तो देखिए इनको मिला था पद्मश्री। कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। तो ये जो है हमेशा आप भरिएगा रामचरितमानस, ठीक है। कौन सा होगा, हमेशा रामचरितमानस को ही सर्वोत्कृष्ट जो है महाकाव्य माना गया है, ठीक है, रामचरितमानस। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, सही जोड़ियों के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, जो कि यहाँ पे 7 सही जोड़ियाँ आपसे पूछी गई हैं और एक्स्ट्रा सही जोड़ी दी गई हैं। तो किस प्रकार से मिलान करेंगे, देखिए बिंब। तो बिंब का जो मिलान है वो आपको करना है यहाँ पे देखिएगा इमेज से, ठीक है। बिंब का मिलान कैसे करेंगे अपन, इमेज से। तो बिंब का इमेज जो है पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे द नंबर जो है यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाला लगा लेंगे। इसके बाद सेकंड है कवित्त। तो कवित्त का जो मिलान है वो करेंगे अपन 4 चरण से। किससे, 4 चरण से आपको कवित्त का मिलान कर देना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे तीसरा नंबर तो का जो मिलान है वो आपको करना है निपात शब्द से, ठीक है। कौन हो जाएगा, निपात। तो यहाँ पे तीसरे का आंसर हो जाएगा कहानी का केंद्रीय बिंदु। तो कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, कथानक कहलाता है। अभी अपन ने आगे भी पढ़ा था, 2 बार एक क्वेश्चन आ गया है, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बसंत पाटिल है। तो बसंत पाटिल का जो है मिलान आपको यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 6 नंबर से आपको मिलान करना है, ठीक है। जो है आपका शरीर से दुबला पतला, ठीक है, शरीर से दुबला पतला जो है बसंत पाटिल था। तो ये 5वें का आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवा है आपका, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, ठीक है, क्या था, लक्ष्मण। तो ये जो है आपका छठवा हो जाएगा। दिन का पाथी, तो दिन का जो पांथी है वो आपका हो जाएगा जल्दी जल्दी चलता है। तो ये 7वें का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों गलत हैं, ठीक है, ये दोनों एक्स्ट्रा लिए गए हैं, तो ये दोनों आपको नहीं लगाने थे। कुछ इस प्रकार से जो है सही जोड़ियों का मिलान करना था। इसके बाद अपन आगे आएंगे, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक वाक्य एक शब्द में पहला क्वेश्चन दिया गया है, बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ है इस जल प्रलय में, ठीक है, इस जल। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा, सामान्यतः सापेक्षण मूल कथन का कौन सा भाग होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो है ये जो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं 7 नंबर के हैं, ये जो है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सभी के आंसर जो हैं आपको कमेंट करके बताने, ठीक है। ये जो है इस जल प्रलय में नहीं होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो बिंब पूछा गया है, बिंब का अर्थ पूछा गया है, ठीक है। तो अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है एक वाक्य एक शब्द में, ये आपको देखिएगा यहाँ पे रिसर्च करके सभी के आंसर्स बताने, ठीक है। तो ये बस आपका होमवर्क रहेगा, सब कुछ मैं करा दूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे फिर, कुछ भी आप लोग रिसर्च नहीं करेंगे। तो ये जो है आपको रिसर्च करके बताना है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, सत्य में यहाँ पे देखिएगा दिया गया है,
माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृद्धि से होता है, तो ये जो है आपका असत्य हो जाएगा। निरक्षों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। मिस्र और सुमेर में चमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ठीक है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, एकदम सत्य हो जाएगा। कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपके यहाँ से 2-2 अंक वाले जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा में 2 अंतर आपको स्पष्ट करने थे। तो चलिए मैं आंसर आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। निर्गुण धारा और सगुण धारा में किस प्रकार से आप अंतर यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देखिएगा निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर इस प्रकार है। पहला है, निर्गुण धारा के काव्य में निराकार ब्रह्म की आराधना की गई है। ठीक है। इसमें किसकी आराधना की गई है? निराकार ब्रह्म की। और जबकि सगुण धारा में किसकी की गई है? साकार ब्रह्म की। ठीक है। तो निराकार और साकार शब्द आप याद कर लीजिए, बाकी तो आपको यहाँ पे एक अंतर याद हो जाएगा। सेकंड अंतर इसमें आप क्या लिखेंगे? निर्गुण धारा में कवियों ने जाति रूढ़ियों का विरोध किया है। ठीक है। इसमें जाति रूढ़ियों का विरोध किया गया है निर्गुण में, जबकि जो है यहाँ पे समाज सुधार पर भी बल दिया गया है इसमें। ठीक है। समाज सुधार पर और जाति रूढ़ियों पर बल दिया गया। जबकि जो सगुण धारा है इसमें कवियों ने राम कृष्ण रूपी लोकांकरण का वर्णन करके लोक मंगल पर बल दिया है। ठीक है। तो ये एकदम उल्टा है। इसमें क्या किया है? राम और कृष्ण के लोक रंजन के रूपों का वर्णन किया हुआ है, और इसमें जाति रूढ़ियों का विरोध करते हुए यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे समाज सुधार पर बल दिया गया है। अथवा देखेंगे हम, इसी का अथवा दिया गया है, छायावाद की 2 विशेषताएं व 2 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम हमें बताने थे। तो यहाँ पे देखिएगा छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी हो जाएंगी। यहाँ पे 2 छायावादी कवियों के नाम भी हमें बताने थे। तो छायावादी 2 कवि कौन कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर नागेंद्र जी। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। 2 जो कवि हैं ये हो जाएंगे छायावादी कवि। और इसमें क्या दिया गया है? 2 विशेषताएं। तो 2 विशेषता कौन कौन सी होंगी? एक हो जाएगी सौंदर्य तथा प्रणय भावनाओं का यहाँ पे प्राधान्य था छायावाद। इसके अलावा भाषा में लक्षणीयता तथा वक्रता की प्रमुखता थी। ठीक है, छायावाद में। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न आपका दिया गया है, शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यजित करता चाहता है। तो देखिए शायर जो है वो गोरखपुरी राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर यह भाव व्यतीत करना चाहता है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन मास में मनाया जाता है। इस माह में आकाश में बादल, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ वो याद करने का प्रयास करिएगा, छाए रहते हैं और जोरदार बारिश भी होती रहती है। बारिश के दौरान बादलों के बीच में जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार बहनें भैया क्या करते हैं, कलाई पर राखी बांधकर चमकाते हैं। ठीक है, तो यही इसकी तुलना की गई है। ठीक है, भविष्य में यह कामना की जाती है कि भाई आजीवन अपनी बहनों की रक्षा का व्रत लेंगे। तो कहने का तात्पर्य रक्षाबंधन से संबंधित पूरा आंसर दिया गया है और इसकी तुलना किससे की गई है, सावन से की गई है। जब बिजली वगैरह चमकती है तब क्या होता है, व्यथित हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी से तुलना इसकी की गई है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अथवा में दिया गया है, कवि के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के मायने क्या है। ठीक है, बिना मुरझाए महकने के मायने क्या है। तो अथवा में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जो प्रश्न है दिया गया था, तो ये जो प्रश्न है मैं आपको आगे बताऊंगा अथवा वाला। ठीक है, एक अथवा वाला अभी मैं छोड़ रहा हूँ। 8वां प्रश्न है, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर आपसे पूछे गए। जीवनी और आत्मकथा में अंतर कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा। जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या क्या हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका, आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, आत्मकथा जो होती है इसमें क्या करता है, लेखक अपने जीवन की कथा को पाठकों के सामने वो प्रस्तुत कर देता है। जबकि जीवनी में क्या होता है, जीवनी में लेखक क्या करता है, इतिहासकार की, ठीक है, इतिहासकार जो होते हैं ना, उनकी पूरी सच्चाई को, व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन करता है। कहने का तात्पर्य है कि आत्मकथा में लेखक अपनी खुद की कहानी बताता है, जबकि इसमें जो है जीवनी में क्या करता है,
जीवनी में जो कवि होते हैं, लेखककार होते हैं, उनके संपूर्ण जीवन का चित्रण करता है। ठीक है, जीवनी लेखन में तटस्थ रहता है। जीवनी लेखन में लेखक क्या रहता है? तटस्थ रहता है। और आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन कर स्मृति शक्ति के आधार पर यहाँ पे आगे बढ़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? ठीक है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? ये मैंने जो है त्रैमासिक में भी बोला था आपसे, अर्धवार्षिक में, ये क्वेश्चन जो है आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा जब IMP क्वेश्चन से बता रहा था। ठीक है, तो निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, इसका आंसर अपन देख लेंगे। इस कथन का तात्पर्य है कि पद्य की तुलना में गद्य रचना संपन्न करना दुष्कर कार्य है। ठीक है, पद्य की तुलना में जो है गद्य रचना को संपन्न करना एक जटिल कार्य होता है, क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक पंक्ति भावपूर्ण लिखी जाती है, ठीक है, 8 पंक्ति वाली अगर कविता है और उसमें से सिर्फ एक पंक्ति को भावपूर्ण लिखते हैं, तो कवि क्या करता है? प्रशंसा का भागी होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे गद्य में क्या होता है? संदर्भ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, गद्य जो होता है उसमें क्या होता है? गद्यकार एक वाक्य सुव्यवस्थित सोच विचार का लिखना होता है। ठीक है, इसमें एक एक वाक्य को सोच विचार के लिखना होता है, उसी संदर्भ में गद्यकार प्रशंसनीय है। गद्य में निबंध लेखन बहुत ही दुष्कर कार्य है। निबंध में सुरुचिपूर्ण, आकर्षक व व्यवस्थित होना चाहिए, इसी हेतु निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। आया समझ में क्यों कहा जाता है? सीधी सी बात, निबंध की तारीफ करनी है और जो है आपका यहाँ पे जो है पद्य की यहाँ पे तुलना करके निबंध की तारीफ करनी है। 9वां प्रश्न है आपका, देखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में के मतों से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? ठीक है, और इसके अलावा इसमें दिया गया है, ढोलक की आवाज का पूरे जीवन पर क्या असर होता है? ठीक है, ढोलक की आवाज का पूरे जीवन पर क्या असर होता है? तो इसका अथवा वाल अपन देखने वाले हैं, ढोलक की आवाज का पूरे जीवन पर क्या असर होता था? तो इसका आंसर जो है, सर्दी का मौसम, अमावस्या की ठंडी और काली रात में है। ठीक है, मलेरिया से पीड़ित पूरा गांव शिशु की तरह कांप रहा था। चारों ओर अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ था। रात्रि की इस विभीषिका को ढोलक की आवाज संध्या से प्रातः ताल ठोक ठोक कर यहाँ पे लहलहाती रहती थी, जिससे मात्र प्राय गांव को संजीवनी मिल जाती थी। मतलब कि सीधी सी बात, बालक के लिए क्या कर रही है, वो एक मौसम है, उसमें क्या कर रही है, उस मौसम का वर्णन करते हुए बालक के लिए यहाँ पर रिझाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, शून्य बिजली दौड़ जाती है, मरते व्यक्ति की मृत्यु को भय नहीं होता है, ग्रामीणों की सजीवता रहती है, सन्नाटे की जिंदगी होने का अनुभव करती है। तो ये जो है पूरा ढोलक का वर्णन करना है और यहाँ पे मौसम को बढ़ा चढ़ा कर आपको बताना है, और जो बालक है उसके लिए किस प्रकार से माँ क्या क्या करती है ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 9वें का अथवा कुछ इस प्रकार से आप करते हैं। 10वां जो है, बैर क्रोध का अचार मुरब्बा है, भाव पल्लवन करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने आपसे बोला हुआ था कि ये क्वेश्चन भी आपको वार्षिक में देखने के लिए मिलेगा, और फाइनली मिल गया। ठीक है, क्या दिया गया है? भाव पल्लवन, बैर का उद्गम स्थल क्रोध है। ठीक है, क्रोध ही आगे चलकर बैर में परिणत हो जाता है। जब क्रोध कोई इंसान किसी का अहित करता है, तब अन्य मनुष्य जिसका अहित करता है वह भी क्रोध के वशीभूत होकर इसके बदले में अहित करने के लिए उद्यत हो जाता है। यदि वह बदला लेने में असफल होता है तो उसका क्रोध बहुत काल तक उसके हृदय में बना रहता है। प्रतिकार करने पर क्रोध का समन हो जाता है। बहुत समन्वय तक विद्यमान रहने वाले क्रोध को ही बैर की कोटि में स्थापित किया गया है। क्रोध में बैर बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही इसे क्रोध का अचार मुरब्बा की संज्ञा में भूषित किया गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा, समझने वाली बात है कि क्रोध को जो है किस प्रकार से यहाँ पे समझाया गया है, विशेष ढंग से तैयार किया गया मुरब्बा अधिक टिकाऊ बन जाता है। ठीक है, तो मुरब्बा की तुलना एक प्रकार से क्रोध और उससे की गई है कि मुरब्बा जो होता है ना आंवले वाला, ठीक है, उसको जब तैयार करते हैं तो किस प्रकार से तैयार करते हैं, उसी को ध्यान में रख करके क्रोध जो है बैर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा क्या दिया गया है इसमें। देखिए जो है आपका मुरब्बा से संबंधित जो है पूरा तुलना करते हुए क्रोध को यहाँ पे वर्णित करने का प्रयास किया गया है। इसमें अपन आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताकर प्रयोग करना है। यहाँ पे खून के घूंट पीना। ठीक है, पहला है आपका खून के घूंट पीना, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है चुपचाप अपमान सहना। ठीक है, प्रयोग क्या है? अध्यापक द्वारा
बेकसूर छात्र को पीटे जाने पर भी वह खून की घूंट पी रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अध्यापक द्वारा छात्र को बिना मतलब में पीटा जा रहा है और तब भी वो कुछ नहीं बोला, ये क्या होता है? चुपचाप अपमान सहना। सेकंड है आपका पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटना तो आप सभी को वैसे ही पता होगा, मुसीबत आ जाना। ठीक है, प्रयोग क्या हो जाएगा? उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे अपन। 11 है आपका वाक्य में परिवर्तित करना है। पहला है संयुक्त वाक्य और दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये भी आपसे आते होंगे मुझे लगता है, इसमें तो बहुत सिंपल होता है। जैसे कि पहला जो वाक्य आपका दिया गया था, दरिद्र होने पर ईमानदार है, तो इसका क्या हो जाएगा? दरिद्र होने पर वह ईमानदार है, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और दूसरा जो पूछा गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसको कैसे करेंगे? यद्यपि वह दरिद्र है परंतु वह ईमानदार है। ठीक है, यद्यपि वह क्या है? दरिद्र है परंतु वह ईमानदार है। और प्रश्नवाचक में क्या करेंगे अपन? क्या बस लगा देंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन और पीछे प्रश्नवाचक का यहाँ पे कुछ इस प्रकार से निशान। ठीक है, अथवा जो दिया गया है इसी में, राजभाषा किसे कहते हैं? भारत की राजभाषा कौन सी है? ठीक है, राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा यानी सरकार कामकाज की भाषा अथवा भारतीय संघ की भाषा, जो भारत का संविधान बनाते समय, ठीक है, भारत का संविधान बनाते समय हिंदी भाषा को माना गया है। ठीक है, भारत का संविधान जब बना रहे थे तब किसको माना गया राजभाषा? हिंदी भाषा को। 7 राज्यों में हिंदी भाषा राजभाषा है, शेष राज्यों में अपनी अपनी भाषाएं हैं। ठीक है, 7 राज्य जो हैं उनमें हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया है। राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज भाषा में होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम, कार्य, निर्णय, रेडियो, दूरदर्शन, राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, इसी को अपन राजभाषा बोलते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे के लिए दिया गया, देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य जो है कुल 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पहला हो जाएगा आपका विधिवाचक, दूसरा हो जाएगा निषेधवाचक, तीसरा हो जाएगा आज्ञाबोधक, चौथा हो जाएगा प्रश्नवाचक, 5वां हो जाएगा विस्मयादिबोधक, 6वां हो जाएगा इच्छाबोधक, 7वां हो जाएगा संदेशसूचक तथा यहाँ पे संकेतार्थक होते हैं। ठीक है, तो ये 8वां है। कुछ इस प्रकार से जो है अर्थ के आधार पर वाक्य आपको बता दिए गए हैं। अथवा दिया गया है यहाँ पे देखिएगा, अथवा जो दिया गया है कुछ इस प्रकार से, विपरीतार्थक शब्द युग्म क्या होते हैं? ठीक है, उदाहरण सहित आपको समझाना था। तो विपरीतार्थक शब्द युग्म जो है, जब किसी शब्द में युग्म में विलोम अथवा, ठीक है, विलोम अथवा विपरीत शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, अर्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो शब्दों में ऐसे युग्म को विपरीतात्मक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जीवन मरण, आकाश पाताल, नवीन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? विलोम शब्द भी आ रहा है। ठीक है, छोटा बड़ा, माता पिता, इधर उधर। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन, कोई 2 तकनीकी शब्द लिखने थे। ठीक है, तो कोई 2 तकनीकी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा ऊतक, दूसरा हो जाएगा रेखा चित्र। ये जो है दोनों तकनीकी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसी का अथवा दिया गया है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसको शुद्ध करके लिखना था। जिसमें कि पहला वाक्य है, उसके पास केवल मात्र 200 रुपये हैं। तो इसको शुद्ध अपन कैसे करेंगे? उसके पास मात्र 200 रुपये हैं। ठीक है, केवल हटा देंगे। इसके बाद पिता का पुत्र में विश्वास है, इसको क्या करेंगे? पिता को पुत्र में विश्वास है। ठीक है, पिता को पुत्र पर विश्वास है। ठीक है, में हटा देंगे और यहाँ पे को लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे इसी में। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों और छात्राओं तक शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 14वां है, काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? ठीक है, काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं, इसको भी अपन समझ लेते हैं। काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? तो देखिए, ओज जिस काव्य के सुनने या पढ़ने में चित्त की उत्तेजना, वृद्धि, जागृत हो जाती है, वह रचना ओज गुण संपन्न होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बुंदेलो हरबिलो ने के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसी के आगे इसी का अथवा पूछा गया, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से समझानी थी। तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा न होने पर उसके सहयोग से रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ लक्षित कराने वाले शब्द लक्षणा शब्द शक्ति कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मोहन तो शेर है, में लक्षणा द्वारा शेर का अर्थ वीर निकलता है। ठीक है, तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या हो जाएगी? देखिए, शब्द के मुख्य अर्थ में, ठीक है, शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है उसमें बाधा होने पर भी उसके सहयोग में रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर अन्य लक्षित जो है कराने वाले शब्द। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको टेक्निकली याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, तब आप इसकी परिभाषा लिख पाएंगे। ठीक है, दिया गया था लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं।
स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर। तो देखिए स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर किस प्रकार से लिखेंगे। पहला अंतर हो जाएगा आपका, स्थायी भाव मानव के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, इनका अस्तित्व देर तक बना रहता है। ठीक है, स्थायी भाव मानव के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, इनका अस्तित्व हमेशा देर तक बना रहता है। इसके विपरीत संचारी भाव क्या होते हैं, क्षणिक मात्र होते हैं। ठीक है, कुछ ही समय के लिए आते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। आया समझ में। स्थायी भाव लंबे समय के लिए रहते हैं और हृदय में विद्यमान रहते हैं। हर रस का स्थायी भाव पूर्व में ही निर्धारित एवं नियत है। ठीक है, हर रस का स्थायी भाव पूर्व में ही निर्धारित होता है और नियत रहता है, जबकि संचारी भाव अवलोकनीय है, मतलब कि कभी भी आ जाता है। इसलिए इसे विद्वानों ने संचारी भाव को विभाचारी भाव की संज्ञा से विभूषित किया है। ठीक है, तो स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना था अथवा दिया गया है। देखिए डॉक्टर नागेंद्र ने बिंब को किन शब्दों से परिभाषित किया है। तो देखिएगा डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिससे मूल के भाव की यहाँ पे प्रेरणा रखी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल आंसर है, आप बस थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपसे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए कवि परिचय जो है हरिवंश राय बच्चन का पूछा गया है या फिर यहाँ पे रघुवीर सराय का। क्या क्या पूछा गया है, 2 रचनाएं आपको बतानी है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो चलिए आपको बताना है, स्टार्ट करते हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो 2 रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, 13 हार। ठीक है, 13 हार, इसके अलावा मधुशाला। ठीक है, 13 हार और मधुशाला जो है 2 रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद देखिएगा भाव पक्ष। तो भाव पक्ष क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में विशेषकर मधुशाला में यहाँ पे विस्तार है। ठीक है, तो ये भाव पक्ष आप लिखेंगे। कला पक्ष में क्या लिखना है आपको, हरिवंश राय बच्चन की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, संस्कृत तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। ठीक है, रचनाओं में प्रचुरता का प्रयोग हुआ है, साथ साथ ही तद्भव शब्दावली, उर्दू, फारसी, अनेक इत्यादि भाषाओं शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है, सदैव सीधी जीवंत भाषा को अपनाया है। तो ये जो है आपका क्या होता है, ज़्यादातर कॉमन होता है कला पक्ष। ठीक है, ज़्यादातर में आप लिख के आएंगे तो ये आपको 1 नंबर जरूर दे देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो यही आपको लिखना है ज़्यादातर में। साहित्य में स्थान क्या लिखेंगे, हालाबाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन शुष्क एवं नीरस विषयों को सरस ढंग से प्रस्तुत करने में यहाँ पे सिरहस्त थे। वे छायावोत्तर युग के प्रख्यात कवि थे और हरिवंश राय बच्चन जैसे महान और उच्च कोटि की विचारधारा वाले कवि कई सदियों में जन्म लेते हैं। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में सफल लेखनी से हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा और हिंदी साहित्य में उनका अद्वितीय स्थान है। ठीक है, और अथवा में था रघुवीर सराय। तो इनकी 2 रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी काव्य संग्रह में सदियों पर धूप में। ठीक है, दूसरी हो जाएगी आत्महत्या के विरुद्ध और तीसरी हो जाएगी हंसो हंसो जल्दी। ठीक है, इनका भाव पक्ष भी आप देख लीजिए किस प्रकार से आप भरेंगे। रघुवीर सराय ने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। इनके काव्य में सामाजिक यथार्थ के प्रति विशिष्ट जो है दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था, शोषण, विडंबना आदि का यथार्थ चित्रण किया है। ठीक है, इसी में देखिएगा कला पक्ष कैसे भरेंगे। रघुवीर सराय की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें साहित्य संस्कृत के तत्सम शब्द और विदेशी शब्दों का भी यहाँ पे समायोजन किया गया है। वास्तव में इनकी भाषा सरल, साफ सुथरी एवं संगी हुई है। इनकी भाषा नगरीय शहरी होते हुए भी सहज व्यवहार वाली है। साहित्य में स्थान क्या हो जाएगा, रघुवीर सराय एक लंबे समय पर याद रखे जाने वाले कवि हैं। सहायक राजनीति कटाक्ष करने वाले कवि थे। ठीक है, मूलतः इनकी भाषा में पत्रकारिता के तेवर भी अखबारी अनुभव दिखाई देते हैं। भाषा और शिल्प के मामले में उनकी कविताओं में नागार्जुन की याद दिलाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आप इतना भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा यहाँ तक ही लिखें। धर्मवीर भारती जो है इसमें क्या लिखना है आपको, धर्मवीर भारती की भी रचनाएं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछी गई हैं। तो इसमें देखिएगा सूरज का 7वां घोड़ा, यहाँ पे अपन देख लेते। देखिए धर्मवीर भारती और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है, ये आपका पूछा गया 17वां में। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 2 सूरज का 7वां घोड़ा और गनाहों का देवता। ठीक है, इनकी भाषा कैसी थी, इनकी भाषा सरल थी, सहज थी और क्या थी, देखिएगा संस्कृत, देशज और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया। शैली कैसी थी, देखिए शैली के अनुसार अनेक प्रकार के पटलू शैलियों का प्रयोग किया गया है। साहित्य में स्थान आप लिख सकते हैं कि धर्मवीर भारती जो है वो कैसी थी, विवेक संपादक कवि थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पत्रिका धर्मयुग, नमः, किवंती में सब कुछ उन्होंने उत्कृष्ट किया हुआ था। ठीक है, गुनाहों के देवता और यहाँ पे सदाबहार
जो है इन्होंने फिल्म बनाई है, ठीक है। तो ये जो है आपको लिखना होगा साहित्य में स्थान। अथवा में थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी हो जाएंगी, अशोक के फूल और चारुचंद्र लेखन, ठीक है, चारुचंद्र लेख और अशोक के फूल। इनकी भाषा कैसी थी, इनकी भाषा भी देखिएगा परिमार्जित व यहाँ पे परिकृष्ट थी, ठीक है। और इन्होंने उर्दू शब्द संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। और यहाँ पे मुहावरों का भी यहाँ पे सटीक प्रयोग इन्होंने किया हुआ है। शैली कैसी थी, द्विवेदी जी शैली में विविधता देखने को मिलती थी इनकी शैली में, ठीक है। द्विवेदी जी उच्च कोटि के यहाँ पे आलोचक निबंध लेखक थे, ठीक है। और इन्होंने जो है क्या किया हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, साहित्यिक सेवाओं और यहाँ पे हमेशा ये ऋणी रहे हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ने वाले हैं और जो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आपके उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे देखिए जो और क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसमें दिया गया है अभ्यास का महत्व, ठीक है। इस पर एक लघु अनुच्छेद लिखना है। तो अभ्यास के महत्व पर एक लघु अनुच्छेद आप किस प्रकार से लिखेंगे उसको अपन देख लेते हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो अभ्यास को ही साधा जा सकता है, ठीक है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है और बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करते हुए यहाँ पर निपुणता प्राप्त की थी। उसी प्रकार भरतराज ने भी अपने मंदबुद्धि बालक था, ठीक है। निरंतर अभ्यास द्वारा उसने क्या किया है, ग्रंथों की रचना की है। तो ये जो है आपको अभ्यास से संबंधित पूरा आपको लिखना होगा। करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, रसी रसी आवत के सिरावत। ये जो है आपको पॉइंट भी लिखना होगा। इससे क्या होगा, एक नंबर आपको जरूर दिएगा एग्जामिनर, ठीक है। तो ये जो है पूरा अभ्यास से संबंधित आपको लिखना था इस पर। अथवा जो दिया गया उसको अपन समझ लेते हैं। क्या दिया गया देखिएगा, संप्रेक्षण की विशेषताएं आपको बता दी थी। तो संक्षेपण की जो विशेषता है, संक्षेपण की जो विशेषता है वो क्या क्या होंगी और उनके गुण, ठीक है। तो एक अच्छी व सटीक विशेषता कुछ इस प्रकार से निम्नलिखित है। पहली क्या है, स्पष्टता, ठीक है। तो स्पष्टता से संबंधित आपको क्या लिखना है, इसमें विचार जो है एकदम स्पष्ट होते हैं, ठीक है। और संक्षेपण ऐसा होना चाहिए जिसमें मूल भाव संक्षिप्त रहते हैं, ठीक है। शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है, ये शुद्ध होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। बस इतना लिखना था आपको और आराम से आप 3 नंबर यहाँ पे उठा के ले जाते, ठीक है। इसके बाद 19वां का प्रश्न जो है दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ से देखिए 19वां जो प्रश्न है आपका दिया गया है, पद्यांश दिया गया है। इसको पढ़ करके हमें आंसर देने थे। पहला पद्यांश है, फूल और कांटों से कवि का क्या तात्पर्य है, ठीक है। पहला प्रश्न है फूल और कांटों से कवि का तात्पर्य है लाभ और हानि। दूसरा प्रश्न है, विलोम शब्द बताना था किसका, स्मृति और अज्ञान का। तो देखिए स्मृति का हो जाएगा विस्मृति, ठीक है, और अज्ञान का हो जाएगा ज्ञान। इसके बाद देखिएगा उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक। तो उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, विज्ञान से यहाँ पे सजगता, ठीक है। विज्ञान से सजगता एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है अथवा वाला, इसके भी आंसर अपन देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे, देखिए इसका जो शीर्षक है वो हो जाएगा सच्चा मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन वाले का, ठीक है। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, सच्चा मित्र। इसका जो सेकंड का आंसर है वो क्या हो जाएगा देखिएगा आप कुछ इस प्रकार से, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो सेकंड क्वेश्चन मनुष्य कैसा प्राणी है, तो वो कैसा है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। कैसा प्राणी है, सामाजिक। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, समाज से अलग किसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो समाज से अलग मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है, गद्यांश के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 20 भी दिया गया है। इसमें देखिए पद्यांश दिया गया है, ये पढ़ के हमें आंसर देने थे। तो देखिए ये जो पद्यांश है हमारी आरोह से लिया गया है, कवितावली से। प्रसंग कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसमें देखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें बताना था आपको वो है, यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो है भावार्थ लिखना है आपको, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये देख लीजिए आप। तो ये भावार्थ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी में देखिए 21वां दिया गया है। 21वां भी कुछ इस प्रकार से जो है आपको संदर्भ और प्रसंग के रूप में दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये याद करने वाले होते हैं नॉर्मली, संदर्भ, प्रसंग, फिर आप व्याख्या लिखेंगे यहाँ पे। ये किससे लिया गया है, आरोह से ही लिया गया है, रेखा चित्र से, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको इसको पूरा लिखना था। अब जो है आपका 22वां प्रश्न पे अपन डायरेक्ट आते हैं, जो है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन के रूप में। एप्लीकेशन में देखिएगा प्राचार्य जी को निर्धन छात्र कोप से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु एप्लीकेशन है। यहाँ पर हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई का पत्र हमें देना है। तो यहाँ पे देखिएगा प्राचार्य जी को अपन क्या करेंगे, प्राचार्य महात्मा यहाँ पे गांधी विद्यालय रीवा जो दिया गया है, ठीक है, निर्धन छात्र को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन। और ये जो है एप्लीकेशन, आप निर्धन क्यों है, क्या दिक्कत है, ये पूरा आपको बता करके यहाँ पे पूरा यहाँ पर ये पूरे पॉइंट लिख करके यहाँ पे एप्लीकेशन में आप नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अथवा वाली एप्लीकेशन भी आप देख लीजिए, बधाई देनी थी, ठीक है, मित्र को
तो कैसे बधाई देंगे आप देख ही सकते हैं। और जो है आपका निबंध, विद्यार्थी और अनुशासन का निबंध जो है आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। देखिएगा प्रस्तावना, यहाँ पे अनुशासन का आशय, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप निबंध जो है पूरा दे सकते थे। इसमें देखिएगा निबंध जो है आपका पूछा गया अनुशासन वाला जो मैंने बता दिया, बाकी राष्ट्र निर्माण में योगदान और भारत की राष्ट्रीय एकता पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। पूरा पेपर आपने देख लिया, लगभग यहाँ पे 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है। संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये था सेट ए। अब आपको बहुत ही जल्दी सेट बी भी देखने के लिए मिलेगा, सेट सी भी मिलेगा, अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिलाते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं।